राजनीति जन कल्याण का विषय होती है, किंतु जब जब राजनीति को जन कल्याण के रास्ते से भटकाकर स्वार्थ की पगडंडियों पर ढकेला गया, तब तब इसका रूप घृणा युक्त हुआ, विकृत हुआ। और आजादी से लेकर आज तक ऐसे कई बार राजनीति के घिनौने चेहरे देखे गए हैं, जब इस देश में सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश की अस्मिता के साथ भी समझौता कर लिया गया। और एक बार फिर एक दौर चल पड़ा है। एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एनडीए के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। उसका सिर्फ एक नारा है, मोदी हटाओ। अब सवाल बिल्कुल सीधा एक है, अगर मोदी को हटाना है तो पहले तो आपको देश की जनता को यह बताना पड़ेगा कि मोदी को क्यों हटाना है। हालांकि अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ग्राफ मोदी का सबसे मजबूत है। भारत से लगाकर भारत की सीमाओं के बाहर दुनिया के तमाम देशों में ग्राफ मोदी का मजबूत है। मोदी के मैजिक को ना तो भारत में और ना ही भारत के बाहर कोई वेध पा रहा है। विकास भी हुआ है, लेकिन फिर भी विपक्ष का एक नारा है, मोदी हटाओ। अब सवाल यह है कि देश की जनता को बताना पड़ेगा कि अगर मोदी को हटाना है तो उसकी जगह पर आप विकल्प क्या दे रहे हैं। इसके पक्ष में उनका सिर्फ एक है कि चुनाव के बाद हम आपस में बैठकर तय कर लेंगे। लेकिन मुद्दा यह भी है कि तय कौन करेगा। अगर आप थोड़ा इतिहास के पृष्ठों को पलटे तो यह वही विपक्ष है जो बिहार में नीतीश कुमार लालू के खिलाफ लगातार चुनाव लड़ते थे, लालू के खिलाफ लगातार जहर उगलते थे, लालू के राज को जंगल राज कहते थे। आज लालू के साथ नीतीश गलबहिया किए बैठे हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर आ जाए तो उद्धव ठाकरे, जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रबल विरोधी रहे, जिस कांग्रेस की चूल से चूल बजाते रहे, बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के नाम पर पूरी दुनिया में छा गए थे, आज वही उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार और कांग्रेस के साथ गलबहियां किए बैठी है। थोड़ा सा और विपक्ष में जाइए तो कांग्रेस और वामपंथियों के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। कुछ राज्य तो ऐसे रहे जहां वामपंथी और कांग्रेस यानी कम्युनिस्ट और कांग्रेस सत्ता पाने की होड़ में एक दूसरे के खून के प्यासे रहे और कई बार वहां की जमीन खून से लाल कर दी गई, निर्दोषों को मौत के घाट उतारा गया। वो भीतर घाट, वो रंजिश आज भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मोदी हटाने के नाम पर वो गलबहिया किए बैठे हुए हैं। अगर याद करें तो एक हीरो अचानक इस देश में पैदा हुआ था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अन्ना की पूंछ पकड़कर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया था, लोकपाल की मांग की थी, भ्रष्ट नेताओं को फांसी पर चढ़ाने की बात करते थे और दुनिया की सबसे करप्ट और भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस को बताते थे। उनके पास बहुत मोटी मोटी कई ट्रक फाइलें हुआ करती थी उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ। लगातार वो इसी आंदोलन में लगे रहे और कांग्रेस की मैयत तक उठा दी। परिणाम रहा कि उनको सत्ता मिल गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। और आज वही केजरीवाल कांग्रेस का एक बाल तो टेढ़ा नहीं कर पाए, लेकिन मोदी हटाओ के नाम पर कांग्रेस से बलगहिया किए बैठे हैं। कांग्रेस कभी भी केजरीवाल को पचा नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की तबाही की बहुत बड़ी तहरीर केजरीवाल ने लिखी। दिल्ली से कांग्रेस की और पंजाब से कांग्रेस की सत्ता को छीनने वाले केजरीवाल हैं। तो क्या केजरीवाल से कांग्रेस की लंबे समय तक निपट जाएगी? क्या जिस नीतीश कुमार ने लंबे समय तक लालू यादव को किर्च किर्च कुरेदा, उनसे पट जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे जो घोर हिंदूवादी हुआ करते थे, जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, जो जय शिवा जय भवानी का उद्घोष करते थे, भगवा झंडा आन बान शान बताते थे, क्या वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जी पाएंगे? कैसी अजब विडंबना है कि केवल मोदी को हटाओ और उन्हें सत्ता दे दो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुद्दा विपक्ष का नहीं है, बल्कि वो षड्यंत्रकारी राष्ट्र
वो घात करने वाले देश जो भारत को किर्च किर्च तबाह कर देना चाहते हैं, जो लगातार ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत कैसे भी गुलाम हो जाए या कमजोर हो जाए या इस भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे केरला हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये वो तमाम से ऐसे राज्य जहां पर विष बोया गया, भारत को खंडित करने के षड्यंत्र रचे गए, दंगे कराए गए, खून की नदियां बहाई गईं। उन राज्यों से शुरुआत होनी थी भारत के तोड़ने की। लेकिन इस सौभाग्य था कि 2014 के बाद से देश का माहौल एकदम से बदल गया। नरेंद्र मोदी जी ने जहां दिल्ली की सरकार संभाल ली, वहीं असम में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आकर बैठ गए जिन्होंने बुलडोजर के दम पर उन लोगों का जीना हराम कर दिया जो इस राष्ट्र में रहकर भी राष्ट्र के साथ षड्यंत्र कर रहे थे। अगर मसलन उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश वो स्टेट, वो राज्य बन चुका था जहां माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। इस उत्तर प्रदेश के अंदर कब किसकी हत्या कर दी जाए, किसके साथ बलात्कार कर दिया जाए, किसे लूट लिया जाए, किसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इतनी छूट केवल सत्ता के नाम पर इन भ्रष्ट और दोगले नेताओं ने माफियाओं को दे रखी थी। वहीं दूसरी तरफ वो ताकतें जो अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रही थी, पाकिस्तान और चाइना से पैसा लेकर के इस देश को विखंडित करने की। याद करिए वो दौर भी इस देश ने देखा है जब इस देश के मंदिरों में, रेलवे स्टेशन पर, सड़कों पर जगह जगह बम फोड़ा जाता था और बेगुनाहों की लाशें बह जाती थी। चाहे अक्षरधाम हो, चाहे दिल्ली हो या चाहे मुंबई की घटना हो, हादसे दर हादसे इस देश में होते रहे थे और अंदर ही अंदर एक प्लान सुलग रहा था इस देश पर कब्जा कर लेने का। अब वो सारी परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों का ये दौर अभी भी जारी है। अब उन्होंने एक नया सगुफा तैयार किया है। एक तरफ जहां उन्होंने विपक्ष को मजबूत करने के लिए उन्हें लामबंद कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ भाड़ मीडिया कर्मचारी, वो लोग जिनके पास कभी अखबार छपाने के पैसे नहीं होते थे, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं और अपने YouTube चैनल पर बैठकर अनर्गल विलाप करके लगातार मोदी और योगी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस देश में सब कुछ समाप्त हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब मर गई हैं, मीडिया बिक चुका है, तबाह हो गया है। अगर आज मैं बात कर लूं कि हाँ मोदी ठीक काम कर रहे हैं या योगी ठीक काम कर रहे हैं तो सीधा आरोप लगेगा कि ये गोदी मीडिया है। लेकिन उन भाड़ों से पूछा जाए कि जो विदेशों से पैसा लेकर के इस देश की अस्मिता को बेचना चाहते हैं, वो कौन से मीडिया हैं, वो कौन लोग हैं और कहां से उनके पास अकूत धन आ रहा है मीडिया पर भारत के खिलाफ कुचक्र रचने का, षड्यंत्र रचने का। एक तरफ मीडिया के एक वर्ग जहर उगलने का काम कर रही, वहीं कुछ ऐसे तथाकथित संतों को भी पकड़ लिया गया है जो कोई राम कथा कर रहा है, कोई भागवत कथा कर रहा है और उसकी आड़ के अंदर उनका षड्यंत्र अब धीरे धीरे जग जाहिर हो रहा है। कुछ समाज सेवी संगठन भी हैं जो इस देश को तबाह करना चाहते हैं, जिनके पास विदेशी फंडिंग आ रही है। षड्यंत्र का यह दौर उस दौर में हमको लेकर खड़ा कर दिया है कि अगर जरा भी हम चूक गए तो ये मान के चलिए कि देश एक बार फिर सन 1947 के पहले वाली दौर में लौट जाएगा। सवाल न यहां योगी का है, न मोदी का है, न राहुल का है, न केजरीवाल का है, सवाल यहां भारत का है। सवाल यहां एक अखंड भारत का है, सवाल यहां एक मजबूत भारत का है। और अगर भारत को मजबूत रखना है तो कम से कम ऐसे विषैले सांपों के फन को कुचलना पड़ेगा जो कुचक्र कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो घात कर रहे हैं, इस देश की अस्मिता को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने अगले एपिसोड में फिर करेंगे कुछ बड़े ऐसे खतरनाक खुलासे जो उन तथाकथित कुछ नेताओं और पत्रकारों के चेहरों पर चढ़ी हुई नकाबों को नोच लेंगे कि कैसे वो विदेशी
वो शत्रु देशों से पैसा लेकर के इस देश के अंदर एक षड्यंत्र का मायाजाल खड़ा कर रहे हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको लगता है कि हमारे ये चैनल गोदी मीडिया है तो कृपया इस चैनल को न सब्सक्राइब करें, न लाइक करें, न शेयर करें और न ही मेरे चैनल को देखें, मेरे चैनल से दूर हो जाएं, क्योंकि ये मेरा चैनल राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के भक्तों के लिए है और पूरी तरह भारत को समर्पित है। नमस्कार।